हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे फीटल मॉनिटरिंग के बारे में कि लेबर के टाइम पे खासकर उसकी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। लेबर के टाइम वाले जो है उसी फैक्ट्री की बात करेंगे। वैसे तो एंटी पार्टनर सर्वेलेंस चलता है हमारा पूरा, इस तरीके से उसकी बात नहीं करेंगे। उसके भी लेक्चर जल्दी स्टार्ट होने लगेंगे। फिजियोलॉजी क्या चलती है लेबर की, प्रेगनेंसी वाला टॉपिक रहेगा हमारा। प्रेगनेंसी नहीं चल रहा, अभी लेबर के आसपास के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो ये चीज़ें उसमें, तो एक तरीके से हम उसमें क्या क्या टेस्ट करेंगे, क्या क्या मॉनिटरिंग करेंगे। एक तरीके से कोई फीटल वेलबींग देखनी जरूरी है कि हमें डिसीजन मेकिंग करना में, तो एक तरीके से इसका उद्देश्य होता है कि आपको डिलीवरी करानी है कि नहीं करानी है। डिलीवरी के नाम पे सी सेक्शन कराने की बजाय डिलीवरी हो जाएगी, ये चेक करना, ये इसका सिग्निफिकेंस है। एक तरीके से जो पार्टोग्राफ के ऊपर ऊपर में हमने देखे तो फीटल हार्ट रेट चेक करी थी और एक एम्नियोटिक फ्लूइड वाला चेक करा था सेक्शन। दो ही चीज़ थी ना जिसको मैंने एक्सप्लेन नहीं करा था। तो उसको भी हम एक तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इस जगह, क्योंकि उसका भी सिग्निफिकेंस होता है कि डिलीवरी कराने में कि कैसी डिलीवरी होगी कैसी नहीं होगी। ठीक है, ये तो इसे क्या है कि इंटर पार्ट में फीटस सर्वेलेंस इनिशिएशन कब होता है, कब स्टार्ट कर देते हैं, तो एक तरीके से 32 वीक्स जब हो जाते हैं इस तरीके से, तब हम इस तरीके से स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से एक या हफ्ते में एक बार या हफ्ते में दो बार इस तरीके से सर्वेलेंस चलता है और इस तरीके से 20 मिनट तक हम चेक करते हैं। जब भी चेक करते हैं और इसमें क्या करते हैं, इस तरीके से फीटल हार्ट रेट चेक करते थे। नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है, उसमें हम इस तरीके से फीटल हार्ट रेट को चेक करते हैं। खाली नापते नहीं, प्रॉपर पैटर्न वगैरह चेक करते हैं। इसलिए कहता है 20 मिनट में ना, उनको तो हार्ट रेट को तो का 1 मिनट में नाप देंगे, वैसे ये 20 मिनट में पूरा एकदम चेक करते हैं उसका। ये और क्या चेक करती है, तरीके से डेली फीटल मूवमेंट होती है वो चेक करी जाती है। तरीके से ये ज़्यादातर हम मदर्स को कहते हैं इस तरीके से फीटल मूवमेंट चेक करने के नाम पे। उसे इस तरीके से दो मेथड होते हैं इस तरीके से। कार्डियक काउंट टू 10 ये होता है इस तरीके से मेथड, जिसमें एक तरीके से हम कहते हैं कि देर 10 मूवमेंट कितनी देर में आ रही है उसको काउंट करना है। 10 मूवमेंट हाथ लगा के बैठ जाना एक जगह, रेस्ट कर रहे हैं तो 10 मूवमेंट काउंट करना और वो देखना कितनी देर में आ रही है। ज़्यादातर केस में क्या है कि 2 घंटे में आ रही है यदि वो रेस्ट कर रही है। यदि एक्टिविटी कर रही है, एक्टिविटी में कोई ऐसा तो है नहीं करने वाला, जो औरत है उसको टाइम मिलता नहीं है इस तरीके से 2-3 घंटे लगातार बैठ के बस फीटल मॉनिटरिंग करने में। तो ये कि इस तरीके से एक्टिविटी में हम कहते हैं जब भी आपको टाइम मिले मूवमेंट आप देखते रहना। यदि वो पूरे उसमें 12 घंटे में इस तरीके से 10 से ज़्यादा आ रही है, हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट में बैठे 2 घंटे में आ जाएगी। यदि 10 से ज़्यादा आ रही है तो उसे नॉर्मल कंडीशन करेंगे। यदि उसको 10 से कम महसूस हो रही है इस तरीके से फीटल मूवमेंट, तो हम इस तरीके से कहेंगे कि आपको काउंसलिंग जरूर कराएं। ये काउंसलिंग कराना कोई डिजीज हम उसी समय घोषित नहीं करते, काउंसलिंग करनी चाहिए। या फिर इस तरीके से और भी चीज़ें, तो इस तरीके दूसरा मेथड यूज किया जाता है। इस तरीके से उसे कहते हैं डेली फीटल मूवमेंट काउंट, जिसमें क्या कहते हैं, इस तरीके से उसे कहते हैं कि शाम को 1 घंटा, दोपहर में 1 घंटा और सुबह 1 घंटा जब भी इतनी रेस्ट मिले। हकीकत में होने को तो काफ़ी बार क्या है मूवमेंट का लगातार काम करते रहे तो ध्यान नहीं आता। तो कहते हैं कि जब भी टाइम मिले तो 1 घंटा बैठ रहे हैं उसमें मूवमेंट चेक करनी है। हर घंटे 3 से ज़्यादा मूवमेंट आ रही है उसकी अलग अलग टाइम लाइन में, कोई एक ना एक अगर लगातार हकीकत में 2-3 घंटे मिल नहीं पाते, लेकिन ये कि यदि एक ना एक टाइम पे तो मिल ही जाता है ना इस तरीके से, 1 घंटा तो मिल ही जाता है। तो उसमें आप चेक करना इस तरीके से हार्ट रेट वाले तरीके से फीटल मूवमेंट, यदि इस तरीके से वो 3 से ज़्यादा आ रही हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो उसमें क्या है, जो फीटल हार्ट रेट हम किस पे चेक करते हैं तरीके से, ये भी पता होना चाहिए। फीटल हार्ट रेट जो होती है उसमें कहते हैं कार्डियो, ये दोनों चीज़ें होती हैं वो किस पे, एक टोकोग्राफी पे चेक करते हैं। कार्डियोटोकोग्राफी उसमें दो चीज़, वो कंपोनेंट रहते हैं। फिर उसमें ग्राफ का एक अपर पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है। लोअर पार्ट में बता देते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं, तो टोकोप्रोब होता है तरीके से। उससे क्या निकालते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का हिसाब लगाते हैं इस तरीके से। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टिलिटी कितनी है, जैसे ड्यूरेशन वगैरह था, टैकीसिस्टोली ड्यूरेशन के नाम पे, जैसे 45 सेकंड वगैरह मैंने बताया था। काफ़ी बार क्या 2 घंटे तक पहुंच जाते हैं, तो इस तरीके से वो हैवी कॉन्ट्रैक्शन में कहा जाया जाता है। तो ये चीज़ है। तो उसके अलावा कार्डियो प्रूफ क्या फीटल हार्ट रेट नापते हैं और फिर ग्राफ पे इस तरीके से लिखते हैं। पूरा ग्राफ पे लिखने की जरूरत पड़ती है फीटल हार्ट रेट का, क्योंकि उसके काफ़ी सारे पैमाने हैं अपने आप में ही कार्डियक हार्ट रेट। ये इस तरीके से उसमें क्या चीज करते हैं, तरीके से हम बेस लाइन हार्ट रेट पता करते हैं कि तरीके से। वही तो पहले तो वेरिएबल इस फिक्स आप पता नहीं लगा सकते कि कितनी एक मूवमेंट पे। एक तरीके से ऐसा नहीं है कि हार्ट रेट अभी नापी मैंने 1 मिनट में वो हार्ट रेट होगी फिक्स, ऐसा नहीं है। अब कोई पूरी 20 मिनट में आप 20 मिनट पूरा टाइम लेके तरीके से हर मिनट की हार्ट रेट नापिए, उसको एक तरीके लाइन में नोट करिए तरीके से। उसमें आपको वेरिएबिलिटी मिलेगी कुछ ना कुछ इस तरीके से, 5 से लेकर 25 तक की वेरिएबिलिटी उसके अंदर अंदर मिल जाएंगे सारे के सारे। तो वो वेरिएबिलिटी मिलेगी मैं इस तरीके से। उसका क्या बेस लाइन निकाल लीजिए कि जैसे कि इस तरीके से एक बार आई कितनी, एक बार आई ऐसे किस तरीके से 18, एक बार 118 आई, एक बार 100 इतनी आई, इस तरीके से आपकी 122 आई, फिर 123 आई,
ऐसे था ना वेरिएबिलिटी मिल रही है, तो ऐसे वेरिएबिलिटी आप चेक करना, इस तरीके से सारे पॉइंट को मिलाना, तो उसको क्या है देख के क्या आपको बेस लाइन आप हिसाब लगा सकते हैं इस तरीके से वेरिएबिलिटी के आधार पर प्रॉपर एकदम नोट करके बेस लाइन हार्ट रेट निकालनी रहती है। तो बेस लाइन हार्ट रेट जो एक तरीके से एवरेज वैल्यू जो रहती है तरीके वही आ जाती है। तो एवरेज वैल्यू जो रहती है हमारी 1 मिनट में हार्ट रेट की, वो इस तरीके से 110 से लेकर 160 के बीच में रहनी चाहिए। यदि 110 से कम है तो उसे हम ब्रेडिकार्डिया में कंसीडर करते हैं इस तरीके से। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। और क्या चीज़ देखते हैं तरीके से फीटल हार्ट में, और एक तो हार्ट रेट नापते हैं तरीके से कितने हैं, एक जो हम देखते हैं कि वेरिएबिलिटी है कि नहीं है पेशेंट उसमें इस तरीके से, मतलब कहते हैं कम से कम 5 तक की वेरिएबिलिटी तो होनी चाहिए। ये तो है नहीं है कि जैसे मान के चलिए बेस लाइन हमने निकाली इससे तो इस 30 की बेस लाइन निकाल लें, तो वेरिएबिलिटी कम से कम एक तरीके से ऐसा होना चाहिए कि ऊपर नीचे जब भी वो घूम रही है एक तरीके से बिल्कुल सीधी लाइन में तो फिर तो वेरिएबिलिटी नहीं। यदि ऊपर नीचे जा भी रही है तो कम से कम 5 से तो ऊपर जानी चाहिए। जैसे 130 है तो कम से कम उसके बाद कम से कम 132 निकली, फिर 132 के बाद कम से कम 1 या 2 तो ऐसे नहीं थे, 20 की कम से कम 4-5 लगातार कुछ ना कुछ ऐसी हार्ट रेट तो निकलनी चाहिए ना। इस तरीके से 130 के बाद कम से कम 136-37 भी तो आनी चाहिए ना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि 130 के बाद 132, 33, फिर एक बार फिर 130 ऐसे, मतलब बस थोड़ी बहुत बिल्कुल ही छोटी मोटी रेंज में घूम रही है। थोड़ी सी उसकी जो एक तरीके से फ्लक्चुएशन की रेंज भी बड़ी होनी चाहिए, कम से कम 5 से तो बड़ी होनी चाहिए इस तरीके से। यदि 5 से कम है तो प्रॉपर क्लासिकल रहता है कि फीटल डिस्ट्रेस में कंसिडर करते हैं। हालांकि एक तरीके से सब डिफरेंस की बात करेंगे उसकी। ये जो आपको चेक करना होता है असलरेशन क्या होता है इस तरीके से। तो बेस लाइन चलिए, तो बेस लाइन में भी क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए असलरेशन देखने को मिलता है। कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें एक तरीके से आपको लगातार हार्ट रेट है वो ज़्यादा आ रही है। जैसे पहले तो आपने नाप रही थी फिक्स तो होती नहीं हार्ट रेट कभी भी 50 बेबी की चल रही है सीधी लाइन में, लेकिन क्या है कि एक तरीके से एक रेंज में, मतलब उसके बाद क्या है कि तरीके से जो रेंज थी एवरेज रेंज वही ऊपर हो गई हकीकत में कुछ ड्यूरेशन के लिए। मतलब इस तरीके से वो कम से कम ऐसे ड्यूरेशन कम से कम 15 सेकंड वाला रहना चाहिए इस तरीके से, जिसमें क्या है एक तरीके से आपके हार्ट रेट का बहुत तेज़ी से बढ़ी है इस तरीके से लगभग, जिसमें एक तरीके से आपकी हार्ट रेट बढ़ी और एक तरीके से उसने एवरेज को पकड़ा लिया एक तरीके से, यही उसकी एवरेज बन गई। तो उसमें क्या एक तरीके से ये चीज़ रहनी चाहिए, एक तरीके से एक्सेलरेशन दिखना चाहिए एक तरीके से उसका। तो ये एक तरीके से आपको फीटल काउंसलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है ये चीज़ें। तो ये से भी हम कम से कम आपको जैसे 2-20 मिनट को जो हम नापते हैं तो उसमें कम से कम आपको 2 एक्सेलरेशन देखने को मिलने चाहिए। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि फीटल हार्ट रेट ज़्यादा, बल्कि एक तरीके से जो बीपीएम ज़्यादा होगा एक तरीके से बीपीएम नापते हैं वो कम से कम एक तरीके 15 सेकेंड के लिए ज़्यादा होगा। ये मेरी तरीके से एक तरीके जब फीटल मूवमेंट होती है तब भी हार्ट रेट जो होती है वो अचानक बढ़ जाती है इस तरीके से 15 बीपीएम और इसे लेकर 15 से जो कि 15 सेकंड तक रहता है। मतलब फीटल हार्ट रेट जो है तरीके से वो फीटल मूवमेंट का, क्योंकि फीटल आपको फिर उस तरीके से एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो फीटल हार्ट रेट तेज़ी से बढ़ती है तरीके से फीटल मूवमेंट के संग। उसे क्या कहते हैं, फीटल रेट एक्सेलरेशन कहते हैं। जी तो ये बात हो गई। तो फीट 15 बीपीएम से होनी चाहिए इंक्रीज और कम से कम 15 मिनट का ड्यूरेशन होना चाहिए। ये है इतनी बेस लाइन से ज़्यादा वाला इस तरीके से, यानी कि पहले तरीके से जो बेस लाइन में चल रही है इस तरीके से हमारे, तो एक्सेलरेशन कब करेंगे, जैसे कि 130 पे चल रही है हमारी हार्ट रेट, तो वो एक्सेलरेशन वाले फेस पे जो एवरेज लाइन है इतनी एवरेज लाइन यूज़ कर रहा हूँ वो हमारे कम से कम 145 तक पहुँचनी चाहिए और एक तरीके से वो कम से कम 15 सेकंड तक रहनी चाहिए हमारी लाइन एक तरीके से, तभी हम उसको कहेंगे इस तरीके से हमारा एक्सेलरेशन फेज। ये बात हो गई। तो ये चीज़ है कि अब हम आते हैं इस तरीके से किस पे, इस तरीके से हमारे इस पे 20 मिनट में एक तरीके से कितने नापते हैं एक्सेलरेशन के नाम पे, ये भी चाहते हैं। तो यदि इस तरीके से वो एक्सेलरेशन आपके एक्सेलरेशन है आपके एक तरीके से वो कितने आ रहे हैं, एक तरीके से 2 आ रहे हैं एक तरीके से 20 मिनट में नाप रहे हैं, तो एक तरीके से रिएक्टिव वह है एक तरीके से आदमी, मतलब कि तेरे बच्चा रिएक्ट कर रहा है ना, इधर रिएक्ट कर रहा है तभी तो मूवमेंट वगैरह कुछ कर रहा है, जैसे हो नहीं रहा है, रिएक्ट कर रहा है तभी तो आ रही है ना, इसलिए वो बच्चा रिएक्टिव है। यदि इस तरीके से 2 से कम आ रहा है तो इस तरीके से नो रिएक्टिव एक तरीके से CTG कहा जाता है। ये तो इसे एक्सेलरेशन का भी सिग्निफिकेंस है एक तरीके से, अगर वो नाप सकते हैं इस तरीके से। यदि 2 से ज़्यादा आ रही है इस तरीके से आपकी, तो इस तरीके से 20 मिनट के अंदर तो इस तरीके से रिएक्टिव है, और जैसे 2 से कम आ रही है तो 40 मिनट तक नाप सकते हैं इस तरीके से। यदि 20 से कम आई तो हम 40 मिनट तक वेट करके, यदि 40 मिनट में भी हमारे इस तरीके से 2 से कम है इस तरीके से हम उसे नॉन रिएक्टिव में कंसिडर करेंगे।
ये बात आ गई आपके। ये तो फिर हमको इस तरीके से और आगे टेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे उसके, जिसमें क्या करेंगे इस तरीके से आपको नॉन रिएक्टिव मिला तो हम क्या करेंगे बायो अकोस्टिक करेंगे इस तरीके बायो अकोस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट करेंगे, बायो अकोस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट, जिसमें कई तरह वाइब्रेशन देंगे, ये तरीके से आवाज़ सुनेंगे ये मैंने आवाज़ सुनाई उसको, इस तरीके बच्चे को उठा दिया आपने, बच्चे को उठा दिया तो इस तरीके ये भी तो हो सकता है ना आदमी बच्चा सो रहा हो, ये भी कारण हो सकता है, तो उसने बच्चे को उठा दिया, फिर हम चेक करेंगे यदि नॉन रिएक्टिव निकल रहा है तो उसका सिग्निफिकेंस, वरना एक तरीके से रिएक्टिव हो जाता है यदि बच्चा सो रहा था उसके कारण ये चीज़ हो रही थी। ये इसके अलावा हम क्या जैसे एक तरीके से चेक करेंगे इस तरीके से इसके कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट जब भी होगा इस तरीके से तब क्या रिस्पॉन्स आएगा इस तरीके से फीटल हार्ट रेट का, इसको भी चेक करना जरूरी है ना एक तरीके से, क्योंकि होने को तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं तरीके कॉन्ट्रैक्ट स्टिमुलेशन टेस्ट यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए कहते हैं ऑसिलेशन इन्फ्यूजन करेंगे, तो इस तरीके से क्या करा हमने फीटल हार्ट रेट नापी, जो कि क्या है कि एबलेजन हो गया इस तरीके से, फीटल हार्ट रेट हमको नहीं मिली या बहुत कम हो गई इस तरीके से, तो फिर क्या चेक करेंगे इस तरीके से यूएस जो है एक तरीके से जो मोस्ट कॉमन कारण क्या कंसिडर किया जाएगा इस तरीके से, जो मोस्ट कॉमन कारण कंसिडर किया जाएगा वो है यूट्रो प्लासेंटा इनसफिशिएंसी, जिसको हम कैसे चेक करके जैसे यूट्रो प्लासेंटा अपनी इनसफिशिएंसी सीजन डायग्नोसिस करनी होती है उसके आधार पे, तो हमें क्या कि तरीके से टेस्ट करना पड़ेगा, तो उसके सिग्निफिकेंस के नाम पे इस तरीके से टेस्ट करते हैं तरीके से हम यूएसजी डॉपलर, तो यूएसजी डॉपलर में हम इस तरीके से मेन जो मैं बता रहा हूँ जैसे यूट्राइन आर्टरी का ही याद रखना, इस तरीके से 3 रेशियो नापते हैं, इस तरीके से एचडी रेशियो यानी इस तरीके से सिस्टोलिक पीक डायस्टोलिक, और इस तरीके से पीक मीन, इधर से पी सिस्टोलिक बाय बी सिस्टोलिक बाय पी डायस्टोलिक, एचडी रेशियो आ गया। एक आ गया हमारा इस तरीके से पल्सिटी इंडेक्स, तो उसका क्या है इस तरीके से एस माइनस डी अपॉन एम, और एक आता है हमारा रेजिस्टेंस इंडेक्स एस माइनस डी अपॉन एस, मतलब एस माइनस डी रखना, एक में एम रखना, एक में एस रखना है, डी किस में नहीं रखना, डी पहली बार वाला केस है उसमें नीचे आएगा, तो ऐसे याद रखना आसान है इसको। ये तीनों के तीनों इंडेक्स हैं, ये क्या है इस तरीके से हमारे घटते जाते हैं इस तरीके से, जब भी जैसे जेस्टेशन एज बढ़ती जाती है, लेकिन क्या कि यदि से ज़्यादा इस तरीके से घटते हुए लगे, यानी कि तरीके से बहुत ज़्यादा आपको हाई मिले इस तरीके से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो आपको इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं इसका मतलब क्या हो रहा है इस तरीके से कि जो है रेजिस्टेंस है ब्लड वेसल में बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो ब्लड है वो इस तरीके से पहुंच नहीं रहा है बेबी तक जो उसका उतना पहुंचना चाहिए था, क्योंकि फीटल हार्ट रेट कब धड़केगा जब ब्लड मिलेगा बिना हकीकत में खाली हार्ट धड़क के क्या करें, ये बात है ना, तो हार्ट धड़कना ही बंद कर देगा तेरे तो ब्लड नहीं पहुंच रहा था, इसके कारण डिस्ट्रेस डेवलप हुआ, तो ये चीज़ें ये वैसे तो आपको नहीं मिल रहा था क्योंकि आपने एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते ही क्योंकि एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन में थोड़ा बहुत ऐसा भी तो होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत जवाब झेलने वाला, अब ऐसा तो नहीं चाहिए ना कि बिल्कुल ही दबाव नहीं झेल सकता इस तरीके से, थोड़ा बहुत भी तरीके से खिंचा इस तरीके से होने को दबाव तो पड़ता ही है ना इस तरीके से, यूट्राइन को उसमें स्पायरल आर्टरी जो वगैरह होती है इस तरीके सप्लाई करने वाली उस पर दबाव पड़ता ही है, तो उसमें एक तरीके से इतना तो सप्लाई रहनी चाहिए ना, दबाव वगैरह पड़े तो इस तरीके से झेल ले वो कुछ टाइम तक, यदि ऐसा नहीं है तो इस तरीके से हम फिर कॉन्ट्रैक्शन का रिस्क नहीं लेंगे ना, फिर हम सी सेक्शन ही करा देंगे उसका, नहीं यदि यूट्रो प्लासेंटा इनसफिशिएंट है तो फिर सी सेक्शन ही कराओ उसका, यदि हेल्दी बेबी है ये भी चेक करना जरूरी है, यूट्रो प्लासेंटा में हेल्दी बेबी उसी संभावना भी कम है ये चीज़, तो उसमें आपको ये चीज़ चेक करनी जरूरी है। ये तो इस प्रकार हमारा चीज़ें होती हैं इस प्रकार, तो आपके 4 चीज़ें क्या क्या याद कर ली इस तरीके से, फीटल मूवमेंट है, एक बायोफिजिकल प्रोफाइल मैं बताने भूल गया, तो एक बायोफिजिकल प्रोफाइल में भी तरीके से 2 टाइप की बायोफिजिकल प्रोफाइल होती है, एक होती है हमारी नॉर्मल वाली जो पहले यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल वाली, एक होती है यानी मॉडिफाइड। ट्रेडिशनल वाली भी याद रख लेना, क्वेश्चन पूछ सकता है इसलिए उसको याद रखना जरूरी है। ट्रेडिशनल वाली प्रोफाइल होती है उसमें तो एकदम नॉन स्ट्रेस टेस्ट लेते थे, उसके अलावा 4 टेस्ट लेते थे, तो मैंने बताया फीटल मूवमेंट का दिखना होता है ये तरीके से, तो बॉडी मूवमेंट दिखते हैं फीटस की, ये जो आपको होता है ब्रीथिंग चेक करते हैं इस तरीके से, ब्रीथिंग मूवमेंट चेक करनी होती है, उसके अलावा मसल टोन चेक करनी होती है, और उसके अलावा एमनियोपेटिक फ्लूइड का स्टेटस दिखना होता है। ये नॉन स्ट्रेस टेस्ट के बारे में बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा मैं और नहीं बताऊँगा उसके बारे में। रिएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव एनएसटी होगा तभी हम उसको कंसीडर करेंगे 2 स्कोर में, नॉन रिएक्टिव होगा तरीके से हम उसको 0 में कंसीडर कर लेंगे। रिएक्टिव के लिए बता दिया मैंने 20 मिनट में 2 एक्सेलरेशन आ रहे हैं तो इसके लिए रिएक्टिव है, इसका मतलब ये कि आधे बच्चा मर गया रिएक्टिव नहीं आ रहा, अब वेरिएबिलिटी नहीं आ रही तब हम सोच सकते कि डिस्ट्रेस हो गया
ये है कि इधर नॉन रिलेटिव इसका ये कारण भी हो सकता है ना, बच्चा सो रहा हो, ये भी तो है ना, तो ये नहीं कि बच्चा मर गया। हाँ, ये चीज़ है, मैंने इधर डिस्ट्रैक्ट हो गया उसका, ये चीज़ कारण नहीं है ये। दूसरी चीज़ है हम ब्रीदिंग मूवमेंट चेक करते हैं तरीके से, जिसमें क्या है तरीके से हम 1 से 30 सेकंड में कम से कम एक एपिसोड जो होता है कम से कम 30 सेकंड का रहना चाहिए एक तरीके से। जैसे एक तरीके से प्रॉपर जो 4-5 चीज़ें एक तरीके से वो 30 मिनट तक हम मेजर करते हैं तरीके से, ज़्यादा चीज़ें से ये चीज़ चलिए एक एपिसोड आपको मेजर करना चाहिए 11 वीक के आप एक्सप्लोर करते हैं। बस एक तरीके कंपोनेंट का नाम याद रखना जरूरी, कोई पूछता नहीं है इसको। जैसे फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट जो होती है तरीके से एक ब्रीदिंग मूवमेंट होनी जरूरी है 30 सेकेंड के अंदर अंदर। ये अब ये क्वेश्चन आते हैं मुझे भी नहीं पता हकीकत में, इसलिए मॉडिफाइड किस कोड यूज़ करते हैं, ये ट्रेडिशनल में नाप कैसे लेते थे वहाँ के टाइम के, ये बात अलग है। गोल्फ बॉडी मूवमेंट मैंने बता दी कैसे एक तरीके से फील करके नाप सकते हैं, सब्जेक्ट है ये तो आप खुद तो नाप नहीं सकते, इस तरीके से हाथ लगा के नाप लेंगे। ये फीटल मसल मूवमेंट हो सकती है। फीटल मसल मूवमेंट से क्या होता है इस तरीके से एक एपिसोड आ रहा हो एक्टिव एक्सटेंशन का, वो उसके बाद एक तरीके से फीटल मूवमेंट के नाम मसल मूवमेंट का फिर कहता है कि तरीके से रिटर्न ऑफ फ्लेक्शन का आ रहा हो इस तरीके से। ये इस तरीके से तो कम से कम कितनी मूवमेंट मतलब इस तरीके से कितने एक तरीके से लार्जेस्ट मूवमेंट प्रेजेंट, मतलब एक तरीके से मसल टोन प्रेजेंट होनी चाहिए एक्सटेंशन वाली उसकी, तो वो सबसे जरूरी है। यानी मूवमेंट हम इस तरीके कंसिडर करते हैं 3 वाला इस तरीके से, उसमें तो 3 कंसिडर करते हैं कि 3 मिलनी चाहिए हमको इस तरीके से। हाँ, क्योंकि एक तरीके से 30 मिनट या 1 घंटे की कंसिडर करते हैं टाइम लाइन के नाम पर उस समय कर रहे तो उसमें क्या कंसिडर करते हैं कि 3 होनी चाहिए, कि इसमें क्या है कि खाली बस एक भी हो जाए एक तरीके से टोन के नाम पे, तो टोन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि तरीके से भले मूवमेंट कम हो रही है लेकिन टोन अच्छी होनी चाहिए। तो टोन के नाम पे यदि एक भी मिल गए हमको आधे घंटे में तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे नॉर्मली। ये होता है अम्नियोटिक फ्लूइड का पाउच जो होता है उसको चेक किया जाता है। तो अम्नियोटिक फ्लूइड का पाउच बस यही देखने के लिए पॉलीहाइड्रोनियम जैसे कि ओलिगोहाइड्रोनियम से इसका अम्नियोटिक फ्लूइड का हमारा सेपरेट लेक्चर रहेगा, उसमें मैं बताऊँगा इस तरीके से एक से ज़्यादा पॉकेट जो होती है इस तरीके से मेजर करनी चाहिए 2 सेंटीमीटर, और क्या कहते हैं थ्रू परपेंडिकुलर पेन में इस तरीके से मेजर करनी चाहिए। 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट होती है, अब ये मेथड यूज़ किया था। लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट जो है वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए इस तरीके से, वो इस तरीके से हम मेजर करते हैं उसके आधार पर एमनियोटिक फ्लूइड को। ये एमनियोटिक फ्लूइड के मेजरमेंट और हम आगे पढ़ेंगे, इधर म्यूकेनियम वाला वो जरूरी है यहाँ पे इस तरीके से, उसको भी पढ़ेंगे। ये चीज़ थोड़ा सा इसमें एमनियोटिक फ्लूइड का मैंने बताया इसे लेक्चर आ गया, लेक्चर में बनाऊंगा इसमें एमनियोटिक फ्लूइड याद रखना। लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम उसको कंसीडर करेंगे तरीके से कि नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड में ज़्यादा हो जाए तो हम, या फिर ज़्यादा कम हो जाए तो वो हम प्रॉपर बातचीत करके तब उसके तभी सेक्शन में। तो ये तरीके से ये आता है हमारा बायोफिजिकल प्रोफाइल। एक आती है हमारी मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल। मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल में क्या दी होती है, उसमें हमारे 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो हम कर ही रहे हैं, या दूसरा जो कंपोनेंट आता है उसको सारे हम हटा देते हैं, खाली जो बचता है मेरे एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। तो ये चीज़ याद रखना, इस तरीके से 2 हमारे इंडेक्स ये यूज़ किए जाते हैं इस तरीके से। ये चीज़ आ गई। तो इस प्रकार हमारे तरीके से बायोफिजिकल प्रोफाइल होगा, नॉर्मल असेसमेंट होगा, वो चीज़ आ गई, वो हो गई हमारी तरीके से ख़त्म। फिर हम आते हैं तरीके से जो थोड़े एबनॉर्मल केस होते हैं वो भी तो देखना जरूरी है ना उनको। उसमें क्या कि तरीके से हम कंटिन्यूस टोपोग्राफी करते हैं। तो कंटिन्यूस टोपोग्राफी आप सबको पता है कौन कौन से आपको केस में करनी पड़ेगी। तो कंटिन्यूस टोपोग्राफी आपको इस तरीके से टोपोग्राफी होती है, टोपोग्राफी आपको करनी किस किस केस में पड़ेगी इस तरीके से वो करेगी। इस तरीके से आपको हाइपरटेंशन में चेक करनी पड़ेगी, एक करनी पड़ेगी आपको IUGR में चेक करनी पड़ेगी, एक जो चेक करनी पड़ेगी आपको डायबिटीज मेलाइटिस में चेक करनी पड़ेगी, एक जो पढ़नी पड़ेगी आपको पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी चल रही है उस पर चेक करनी पड़ेगी, एक जो करनी पड़ेगी एक तरीके से म्यूकेनियम एस्पिरेशन हो रखा हो, म्यूकेनियम स्टेज लाइक है इस तरीके से म्यूकेनियम एस्पिरेशन होने का खतरा है, उसमें आपको चेक करनी पड़ेगी इस तरीके से। ये हाइपरटेंशन मतलब प्री एक्लेम्सी या एक्लेम्सी लगा लेना, एक तरीके में हाइपरटेंशन ही शब्द यूज़ कर लेते हो, ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये ब्रीच पे डेंटेशन है इस तरीके से, या प्री हो रखा है उसके केस में करना पड़ेगा, और इस तरीके से आपको ओलिगोहाइड्रोएमनियोस में भी करना पड़ जाता है। ये मतलब काफ़ी सारे इंडिकेशन होते हैं, ज़्यादा जगह आपको करना ही पड़ेगा ये चीज़। तो इस प्रकार अगर ये बात आ गई इस तरीके से किस पे, इस तरीके से इंटरपर्सनल
फीटल सर्वेलेंस पे। मेरी फीटल सर्वेलेंस की जो पॉइंट आगे मैं आके बता रहा हूँ। ये इसमें ये चीज़ ध्यान रखना इस तरीके से कौन सी चीज़ें जो हाइपोटेंशियल लेके मिलती है, तुम्हें टैकीसिस्टोली मैंने बताया था 5 सेंटीमीटर से होता है। उसके अलावा टाइटैनिक कॉन्ट्रैक्शन जो होती है तरीके से बताया था, जो 50-45 सेकंड तक ही तो रहता है ना वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन, वो यदि 2 मिनट से ज़्यादा हो रखा हो, ये सारी चीज़ें क्या है इस तरीके से। और उसके अलावा यूट्रो पासेंटा इंसफिशियंसी हो, यानी कि ब्लड सप्लाई जा ही नहीं रही हो इस तरीके से, प्रॉपर ब्लड सप्लाई में दिक्कत हो, ये सारे की सारी चीज़ें किसको लीड कर सकते हैं इस तरीके से, हाइपोटेंशन को लीड, हाइपोक्सिया को लीड कर सकती है, फीटल डिस्ट्रेस को लीड कर सकती है। तो ये तो हमें सबसे पहले चेक करना है। यदि ये चीज़ नहीं है तो सीधा वो सी सेक्शन नहीं करना, फिर तो आपको इंडक्शन करने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे टर्न पे पहुँचे वहाँ वाला पता चले वह भी हेल्दी, सीधे डिलीवरी कर भले ही तरीके से सेक्शन करके निकाल लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसको। ये हाँ स्कोर में मैं बताना भूला इस तरीके से, जो एक तरीके से उसका जो स्कोर था उसमें 2-2 करके यूज़ कर रहे थे आंकड़े के नाम पे। तो 2 का मतलब है एक तरीके से स्कोर पे एक तरीके से 5 चीज़ें थी ना उसमें, तो स्कोरिंग का सिस्टम क्या रहता है, तो 5 2-2 करके एक तरीके से 5 10 तक जा सकता है। यदि 8 से 10 है एक तरीके से, यानी कि टॉप लेवल पे, तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, रिपीट टेस्टिंग करानी पड़ेगी वीकली, और कुछ नहीं, मतलब इस तरीके वीकली तो कराई रहे ना, तो रिपीटली वीक टेस्टिंग कराइए। यदि स्कोर यदि 6 पे पहुँचे, मतलब 10 पे पहुँचे तो बिल्कुल नॉर्मल है, 6-8 पे पहुँचे तो रिपीट टेस्टिंग चली रही है इस तरीके से, 8 या 10 पे। 6 पे यदि स्कोर पहुँच रहा है, हालांकि 6-4-2 ऐसी आए होगी इस तरीके से, इसमें एक का आंकड़ा तो होता नहीं है। तो यदि 6 पे पहुँच रहा है, तो यदि वो तरीके आगे टर्म पे पहुँच गया है, तो यदि वो उसको आपकी डिलीवरी करा दीजिए, हाँ। लेकिन यदि आपको ये तरीके से टर्म पे नहीं पहुंचा है तो आपकी रिपीटेड टेस्टिंग करनी पड़ेगी इस तरीके से। पर इस तरीके से आपको एक्सप्रेसिया इस तरीके से सस्पेक्ट हो जरूर रहा है इस तरीके से, यदि आप डिलीवरी करा सकते हैं तो डिलीवरी करा दीजिए। ये बात रहती है इसका। ये उसमें कहते 4 स्कोर आ रहा है, तो यदि उसमें 36 साल से पूछ गया, उसमें इस तरीके से डिलीवरी करानी पड़ेगी, डिलीवरी करा दी, सीधे डिलीवरी करा दी। यदि 32 साल तक है, 32 साल से नीचे है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि 4-5 रिपीट टेस्टिंग 4-5-4-6 घंटे के अंदर ही कर दीजिए। ये उसमें क्या आ जाता है हमारा इस तरीके से, इसमें इस तरीके से 0 से 2 के बीच में, यानी कि जैसे प्रॉपर आपको सस्पेक्ट हो रहा है, प्रॉपर संभावना है ये तरीके से डिस्ट्रेस डेवलप हो चुका है। तो इस तरीके से फिर भी आप वेट करेंगे 20 से 2 घंटे तक, नहीं हो रहा है तो आप देखेंगे ही नहीं कि क्या किस तरीके से टर्न पे है। मैं टर्न पे तो इस तरीके से ऊपर से चल के डिलीवरी है, तो टेस्ट है, उसमें आपको और भी कम वेट करना है। इस तरीके से 2 पे आपको वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद यदि वो स्कोर 26-4 से नीचे रहता है तो आपको डिलीवरी करा देनी है। ठीक है, बात हो गई हमारे। तो ये इस प्रकार हमारी बातचीत हो गई, किस पे तरीके से उस पर तो हमने बातचीत कर दी BCC के स्कोर पे। तो अब हम तरीके से प्रॉपर पहुँचते थे एसेसरेशन डिसेसरेशन वगैरह पे पहुँचते हैं। तो मैंने बताया था कि एसेसरेशन वगैरह के क्या कारण है इस तरीके से ये चीज़ें। फिर हमारा एसेसरेशन वाला कारण आ गया तरीके से कंटिन्यूस टोपोग्राफी, मतलब कि इंडिकेशन बता दें टोपोग्राफी क्या क्या करने पड़ेंगे ये। अब उसमें आपको एब्नॉर्मलिटी चेक करने के क्या जो 4 पॉइंट थे मैंने बता दिए तरीके से। फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको हार्ट रेट नापनी पड़ेगी कितनी, बेसलाइन की आधार पे सब लगा दे, बेसलाइन हार्ट रेट कितनी रहनी चाहिए नॉर्मल में। वेरिएबिलिटी चेक करने होते हैं, वेरिएबिलिटी है नहीं है। एसेसरेशन चेक करने होते हैं, है कितने हैं कितने नहीं है, मतलब कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए तरीके से आपके रिएक्टिव पैकी। और तीसरा मतलब फीटल मूवमेंट के संग आपको फीटल हार्ट रेट में चेंज आ रही है तरीके से, ये चीज़ है ना। वो किस तरीके से फीटल मूवमेंट ब्लड की डिमांड बढ़ी थी, हार्ट रेट बढ़ी है, नहीं तेरे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन को दर्शाता है मेन तो ये चीज़। और उसके अलावा तीसरा जो बताता है आपको इस तरीके से आपको देखना होता है डेसेसरेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये 4 पॉइंट है, इसके आज भी कंसिडर करना है आपको, पहले मैं इंडिकेशन में बता दिए। फिर आता है तरीके से क्या क्या चीज़ें करते हैं। सबसे पहला पॉइंट था हमारा वेरिएबिलिटी वाला, ये मेरे ब्रेडिकार्डिया होगा तो आप पता लगा सकते हैं तरीके से फीटल डिस्ट्रेस हो रखा है इसको। तो ब्रेडिकार्डिया के बाद हम आते थे जैसे मतलब वेरिएबिलिटी पे। जो वेरिएबिलिटी 5 से कम है इस तरीके से, उसका क्या कारण हो सकता है इस तरीके से, ये तो फीटल डिस्ट्रेस हो ही सकता है। बाकी किस तरीके से इसका कारण हो सकता है कि फीटल जो है वो सो रहा है और उसकी स्लीप 90 मिनट से ऊपर चली गई, हालांकि यूजुअली सोता नहीं है, लेकिन सो रहा है तो आप उठाएंगे नहीं उसको।
मतलब एक तरीके से सो रहा था तो ये तो नहीं इस तरीके से एबनॉर्मल स्लीप आ गई, हकीकत में फीटस की एबनॉर्मल स्लीप काउंट कर लेंगे। तो ये एक तरीके से फीटल स्लीप है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, या फिर क्या है एक तरीके से प्री मेच्योरिटी है, ये प्री मेच्योरिटी है। या फिर आपने क्या कि तरीके से लेबर के टाइम एनाल्जेसिक दे दी तरीके से, आपने एक तरीके से सुलाने वाली ड्रग दे दी, सुलाने वाली ड्रग का कुछ ना कुछ असर तो आएगा ना, तो सेडेटिव वगैरह दे दिया आपने, कुछ ना कुछ असर फीटस पे भी तो आएगा, तो फीटस ने भी रिएक्ट करना बंद कर दिया, तो उसके कारण इसके कारण आपको वेरिएबिलिटी कम देखने को मिल रही है। या फिर इतने मैंने शिक्षा बताया था कि फीटल डिस्ट्रेस या फिक्सल हाइपोक्सिया होता है, वो तो सबसे बढ़िया इंडिकेशन होता है, क्योंकि ये तो आपको नॉन फिजिकल केस हो जाता है। जो मेन जो सिग्निफिकेंट केस होता है उसका ये होता है फीटल हाइपोक्सिया हो रखा है, या फिर ये देखिए ब्रेन हेमरेज भी कंसिडर कर सकते हैं, ब्रेन हेमरेज फीटल इन्फेक्शन, हालांकि ले देखिए उसके फीटल डिस्ट्रेस ही डेवलप कराता है वो लास्ट में ब्रेन हेमरेज भी होगा। तो मेन आपको फीटल हाइपोक्सिया इतने हेमरेज इन्फेक्शन याद रखता है, मतलब फीटल इस तरीके से फीटल डिस्ट्रेस याद सकता है। ये बात आ गई। फिर हम आते हैं तरीके से डेसेलरेशन। तो डेसेलरेशन अब में बहुत लंबा टॉपिक है, तो डेसेलरेशन को एक्सप्लेन करने में बता दूँ इस तरीके से आपको पे एक ग्राफ और लिखना पड़ेगा, जिसमें ऊपर आपको फीटल हार्ट रेट लिखेंगे इस तरीके से ग्राफ के नाम पे, और इस तरीके आप लिखेंगे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का इस तरीके से, जिसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा, नीचे स्टार्ट का हुआ पीक पे पहुँचा, फिर इस तरीके से नीचे का हो गया, क्योंकि मैंने बताया था इस तरीके आता फिर जाता है वाला सिस्टम है नहीं है, इसलिए हम इस तरीके से कभी उसको जो क्वांटिटी है उसको कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इस तरीके से वो नीचे ऊपर बढ़ता रहता है। उसको जो कंसीडर कर देते हैं वो ड्यूरेशन कंसीडर किया जाता है इस तरीके से, और कंसीडर किया जाता है, हाँ इंटेंसिटी कंसीडर कर देते हैं, पीक इंटेंसिटी एवरेज इंटेंसिटी प्रॉपर एक वैल्यू के रूप में डिफाइन नहीं कर देते ट्रांसपोर्टेशन है। तो आपको इस तरीके से ग्राफ नोट करना पड़ेगा, जिसमें इस तरीके से आपको ऊपर की साइड आपको फीटल हार्ट रेट आपको देखने को मिलेगी, और नीचे की साइड उसको देखने मिलेगी। उसमें अगर नहीं फीटर आपको डिस्टेंस चेक करना है तरीके से, तो उसमें आपने देखना पड़ेगा, आपने देखा कि जो है फीटल हार्ट रेट अचानक कम होने लग गया जब इस तरीके से यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया था। इस तरीके से जैसे जैसे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा वैसे वैसे फीटल हार्ट रेट कम होती गई, बिल्कुल पी वो बिल्कुल पी पे कम हो गई, फिर इस तरीके से घटना स्टार्ट हुआ, फीटल हार्ट रेट भी बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से बिल्कुल एकदम मिरर इमेज बन रही है दोनों की। इसका मतलब क्या है, फीटस ने क्या हुआ इस तरीके से आपकी हेड जो है इस तरीके से उसको कंप्रेस कर दिया, जिसके कारण आपको देखने में मिल रही है इस तरीके से डिस्ट्रेस, क्योंकि फीटल डिस्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि यूट्रस से ब्लड सप्लाई जा रही है, इस तरीके से जो है हमारा जो है हेड का कंप्रेशन जो आता है इंट्रा की हेमरेज का इंडिकेशन बताया था, वही तो फीटल डिस्ट्रेस में आता है। तो इस तरीके से उसने क्या है कंप्रेशन कर दिया हेड, उसके कारण आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही है। हेड कंप्रेशन जो होता है ये ज़्यादा फिजियोलॉजिकल हो सकता है, ज़्यादा फिजियोलॉजिकल होता है, तो इसलिए तभी मैं सिग्निफिकेंस के नाम पे बात करते हैं, तो तरीके से हम कहते थे नो डेसेलेशन लीव में कि पॉइंट ये जोड़ सकते हैं कि तरीके से अर्ली डेसेलेशन इज अलाउड, मतलब इस तरीके से और कुछ ना हद तक लड़ा होता है इस तरीके से ये प्रेजेंट है इतना अर्ली डेसेलेशन, तो हम एक तरीके से डिजीज में कंसिडर नहीं करते हैं इस तरीके से ये चीज़। हाँ बीमारी जैसे हम धीरे धीरे बात करें टाइप 1 टाइप 3 वगैरह टॉप 2 में इस तरीके से कोई इंक्लूड नहीं, तो उसमें ये चीज़ आ जाती है। तो ये अर्ली डेस्टिनेशन वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, लेकिन फिर भी हम इसे नॉर्मल नहीं कंसीडर करते, क्योंकि हमें वो फर्दर टेस्टिंग तो करानी पड़ेगी कि इस तरीके से कुछ ज़्यादा कंप्रेशन तो नहीं हो रहा है इस तरीके से, हालांकि जो हम चेक करना चाह रहे हैं वो चीज़ हमको नहीं मिल रही है इस तरीके से। मतलब मेन तो हमारा उद्देश्य यूट्रो परसेंटेज इनसफिशिएंसी चेक करना होगा ना इस तरीके से कि डिलीवरी तभी करानी है तब करानी है, फिर हेड के कंप्रेशन के नाम पे तो हम क्या डिसीजन लेंगे हकीकत में है, इससे कहा हेड का कंप्रेशन कर रहा है, तो मतलब ये हेड का कंप्रेशन वो वैसा मुद्दा नहीं है ना इस तरीके से कोट्रेशन के टाइम पे हेड का कंप्रेशन करना, वो हेड से तो पहले बाहर आ जाएगा। ये चीज़ है, तो इस तरीके से ये चीज़ हो गई। इसमें इस तरीके से आपको ग्रेजुअल डिप देखने को मिलता है। ग्रेजुअल डिप का मतलब क्या होता है, ड्यूरेशन लंबा होता है इस तरीके से, तो वो उसका ड्यूरेशन होता है वो इस तरीके से कम से कम 30 सेकंड से ज़्यादा का होता है इस तरीके से। जो डिप जो आता है हमारा 30 सेकंड से ज़्यादा का उसका ड्यूरेशन होता है ये। तो उसमें क्या है इस तरीके से वो 30 सेकंड से ज़्यादा का ड्यूरेशन हुआ इस तरीके से, और उसमें क्या इस तरीके से उसमें एलोंगसाइड चलता है ये चीज़ आपको बताना बस फिजियोलॉजिकल हेड कंप्रेशन। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा लेट डीएक्सेलरेशन। लेट डीएक्सेलरेशन का मतलब क्या है, इस तरीके से जब कॉन्ट्रैक्शन था यूट्रस का भी तरीके से पीक पे पहुंचा था, हमारी फीटल हार्ट रेट है वो घटना स्टार्ट हुई। और ये तरीके से ये भी ग्रेजुअल रहता है, इस तरीके से 30 सेकंड तक ज़्यादा चलता है एक तरीके से। भले इस तरीके से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करके इस तरीके से नॉर्मल रिलैक्स भी होगा, लेकिन फिटस हो तब भी इस तरीके से फिटल हार्ट रेट को अपने वैल्यू पे पहुँचने में टाइम लग रहा है, एकदम उसके टाइम नहीं पहुँची इस तरीके से ये चीज़। जिसमें क्या इस तरीके से पीक पे हो रहा है इस तरीके से वो वही वाला पैटर्न चल रहा है, बस उसमें थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है, इसमें ग्रेजुअल रहता है 30 सेकंड तक रहता है इस तरीके से, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड से ज़्यादा रहता है,
इसमें क्या एक तरीके से आपको क्या पी जो कि कोइंसाइड नहीं करते, पी को एक तरीके से जो है मतलब इधर बी के बिलो जो होता है उसका वो कोइंसाइड नहीं करते ये। हाँ, इसे कोस क्या करेंगे इस तरीके से टाइप 2 वाले में। टाइप 2 वाले का जो रहता है वो हमारा रहता है जो हमें चेक करना था क्या यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी चेक करनी होती है, तो वो हमको देखने को मिलती है इस केस में। उसमें एक तरीके से ग्राफ देखने को मिलता है। और क्या चीज़ है एक तरीके से फिटल हाइपोक्सिया एक तरीके से, यानी कि इस तरीके जो कीमो रिसेप्टर जो है एक तरीके से उसका डिस्फंक्शन हो गया, वो चीज़ आपको देखने को मिल रही है। जो हमें मेन जो यूजुअली चेक करते हैं वो इसी चीज़ में पता लगती है रिलेटेड डी एसेलरेशन वाली चीज़। ये चीज़ आता है तो इस प्रकार आपको हिसाब लगा सकते हैं चीज़ों का। इसमें इस तरीके से आप क्या करेंगे तो मैनेजमेंट के नाम पे इस तरीके से आप यूट्रोटॉनिक ड्रग्स जो है इस तरीके से उसको स्टॉप कर देंगे इस तरीके से। हालांकि मैनेजमेंट तो हम बताएंगे इस तरीके से बताएंगे। फिर आते हैं मतलब तरीके से सी सेक्शन को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से आपको यूट्रोटॉनिक ड्रग्स हैं इस केस में तो आप नहीं दे सकते, वो अपने तरफ से एस्ट्रलेशन कर दे तो बात अलग है। लेकिन ये आपको चेक करना ज़रूर पड़ेगा, दोबारा क्रॉस चेक करना पड़ेगा। यदि तब भी ये चीज़ मिल रही है तरीके मतलब यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी के लिए आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। यदि आपको ये चीज़ मिल रही है तो भैया आप नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं करा सकते, सी सेक्शन ही कराना पड़ेगा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। इस तरीके से जो निर्णय लेना होता है हमारा अभी तो इतना ही काम है, सी सेक्शन का निर्णय लेना। हकीकत में करने का काम दूसरे का, हमारा खाली निर्णय लेने का काम है। तो तीसरे चीज़ में आते हैं जरिए हमारे वेरिएबल डी एसेलरेशन। इसमें क्या तरीके से कोई भी रिलेशन नहीं है, इस तरीके से कोई भी तरीके से इसका कोई रिलेशन नहीं है। हार्ट रेट का डी एसोसिएशन कभी भी आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन भी कभी भी चल रहा है, ये कोई फिक्स पैटर्न आपको नहीं देखना होता। ये ज़्यादातर आपको किस केस में मिल रहा है तो ये तरीके से आपको मिल रहा है, तरीके से कॉर्ड कंप्रेशन को बताता है ज़्यादातर केस में आता है, तो ये कॉर्ड कंप्रेशन को बताता है। ये चीज़ इसमें आपको चेक कर क्या करना पड़ेगा, आपको चेक जो करना पड़ेगा इस तरीके से आपको कोई कॉर्ड प्रोलैप्स तो नहीं हो गया है, ये तो वो इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। ये कॉर्ड प्रोलैप्स के नाम पे ये कब हो सकता है इस तरीके से कॉर्ड प्रोलैप्स, जब इस तरीके से फीटस को लेके जगह है वो बहुत ही कम है, इस तरीके से जो है कॉर्ड है वो ज़बरदस्ती खिंच रही है इस तरीके से। मतलब कॉर्ड कंप्रेशन कब होगा इस तरीके से जब फ्लूइड वगैरह बहुत ज़्यादा कम है ना इस तरीके से, तभी तो हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा कारण है कि फ्लूइड ही कम है इस तरीके से, जितना फ्लूइड होना चाहिए था उतना फ्लूइड है नहीं, तो इसका कॉर्ड है वो कंप्रेस कर रही है। बड़े सिर्फ फिटल में कोई कंप्रेशन नहीं हो रहा है ना, फिटल आर्टरी में कॉर्ड में कंप्रेशन हो रहा है, ये तो फिट कॉर्ड का कंप्रेशन हो रहा है, इसी कारण आ रही है चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको क्या चेक करनी पड़ेगी तरीके से। आप क्या चीज़ें चेक करेंगे इसमें, आपको टेस्ट के नाम पर आपको अमोनियो फ्लूइड इन्फ्यूजन देखेंगे। यदि आपने मान के चेक कौन सा को चेक कर सकते हैं कि ये तो पोस्टर्म प्रेगनेंसी हुई इस तरीके से, जब तक बच्चा जरूरत से ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है उस समय तक, या फिर क्या हो सकता है हमारे इस तरीके ओलिगो हाइड्रोमनियोसिस, जितना फ्लूइड हमें चाहिए इस तरीके से वो उतना फ्लूइड नहीं है, ये या फिर जैसे माल प्रेजेंटेशन है इस तरीके जिसके कारण कॉर्ड का कंप्रेशन हो रहा है, ये चीज़ भी चेक करनी पड़ेगी। जो मेन चीज़ है ओलिगो हाइड्रोएमिनियोस है तो उस पर तो हम क्या करेंगे तरीके से, यदि केस मिल रहा है उसका तो हम क्या इमीडिएट फ्लूइड इन्फ्यूजन करेंगे, फिर चेक करेंगे यदि चीज़ें सही होंगी तो इसका मतलब है कि ओलिगो हाइड्रोएमिनियोस का अलग केस था। हालांकि ओलिगो हाइड्रोएमिनियोस का चेक करने का तरीका बता देंगे कि 2 सेंटीमीटर पॉकेट से होना चाहिए वो। लेकिन ये है कि मानिए चलो कुछ के जैसे ट्विन प्रेगनेंसी होती है तब भी तो वो ओलिगो हाइड्रोएमिनियोस महसूस हो रहा है, क्योंकि इस तरीके से जितना फ्लूइड चाहिए उतना मात्रा में तो बढ़ता नहीं है। इस तरीके से जब काफ़ी बार कैसे होते हैं कि 2 बच्चे हो रहे हैं तो उतना फ्लूइड बढ़ जाए, ऐसा हर बार तो नहीं होता ना, इसलिए आपको चेक जरूर करना पड़ेगा इस तरीके से इन्फ्यूजन करके चेक को जरूर आप करेंगे कि एक तरीके से ये चीज़ें नॉर्मल हो रही है कि नहीं हो रही। यदि नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या चीज़ हो सकती है, तो चीज़ हो सकती है तो पोस्टर्म प्रेगनेंसी, बच्चा जरूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया आपका, या फिर इस तरह से माल प्रेजेंट है, तो दोनों केसों में को सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। ये तो ये कोई 2 इंडिकेशन हो गया कि सी सेक्शन के। ये इस प्रकार आपको एक क्लिनिकल और जो आपको पैटर्न मिलते हैं तरीके से शोल्डर स्पाइन पैटर्न मिलता है। ये वैसे डीसेलेरेशन में भी आपको चेक करना पड़ता है तरीके से प्रॉपर जो चीज़ें होती है कि डीएसेलेरेशन एक तरीके सीवियरिटी वाला है कि एक तरीके से नॉन सीवियरिटी वाला है। ठीक है, तो सीवियरिटी वाले की केस में क्या बनना पड़ेगा, नॉन सीवियरिटी वाले कि सीवियरिटी के वाले को शोल्डर वाला पैटर्न जो है इस तरीके से वो मिलेगा। इस तरीके से जो 2 डीएसेलेरेशन होंगे उसके बीच मतलब कि जो डीएसेलेरेशन होगा वो 2 एक्सेलरेशन के बीच में मिलेगा इस तरीके से। ये लगा जैसे शोल्डर मिलते हैं ना, ये शोल्डर अब मैं कुछ करा
तो 2 एक्सेलरेशन है, बीच में जी एक्सेलरेशन है, तो इस शोल्डर वेव पैटर्न मिलता है। तो शोल्डर वेव पैटर्न किस में मिलता है आपको? इस तरीके से, ये भी तरह वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ये मिलता है आपको इस तरीके से पार्शियल कंप्रेशन होता है उसमें मिलता है, यानी कि इस तरीके से ये शोल्डर वाला पैटर्न मिल रहा है ये, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है कि ये है, और इसमें डेप्थ और डी एक्सेलरेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं नीचे गई है इस तरीके से, और इस तरीके से मतलब इस तरीके से वो इस तरीके से 60 से नीचे नहीं गई है, इस तरीके से 60 से नीचे हार्ट रेट कम नहीं हुई है हमारी, और इस तरीके से इसका ड्यूरेशन 60 जितना नहीं है, तब इस तरीके से नॉन कंसर्निंग कोई कंसर्निंग सिचुएशन नहीं है। यदि ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि फुल कंप्रेशन हो रहा है, 60 से लंबी जा रही है इस तरीके से, तो इस तरीके से हमको कंसिडर करना पड़ेगा उसी समय सिचुएशन कराना, क्योंकि हम चाहते नहीं कि फीटर्स के नाम पर इस तरीके से कौड़ा कंप्रेशन हो जाता है। ये इस प्रकार है, तो इस प्रकार हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं सीडीजी ट्रेडिशन के आधार पर बच्चों को। एक तो आदमी नॉर्मल होता है, नॉर्मल में क्या होता है, फीटल हार्ट रेट हमारी 60 से लेकर 110 के बीच में, 10 से 160 के बीच में होती है। उसके अलावा बीट में वेरिएबिलिटी मिलती है, वेरिएबिलिटी लॉस के मैंने कॉज बता दी, बार बार नहीं बताऊँगा। उसके अलावा क्या मिलता है इस तरीके से, नो लेट डिसेशन, यानी अर्ली एक्सेलरेशन मिल सकता है, लेकिन मतलब उस तरीके से प्रॉपर डी में कंसिडर नहीं करेंगे उसको ये। उसके अलावा क्या करेगा आपको, नो वेरिएबल डी एक्सेलरेशन, ये तरीके से दोनों के दोनों इंडिकेशन किसके जाते हैं तरीके हमारे सिचुएशन के, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये अर्ली एक्सेलरेशन प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैटेगरी 3 में क्या होता है इस तरीके से, एब्सेंट है इस तरीके से वेरिएबिलिटी फीटल हार्ट रेट में, प्रेडिकार्डिया देखने को मिल रहा है आपको। उसके अलावा लेट डी एक्सेलरेशन और वेरिएबल डी एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, और एक तीसरा पैटर्न मिल रहा है आपको, कहे तो पैटर्न का नाम है साइनसोइडल हार्ट रेट पर। साइनसोइडल हार्ट रेट के पैटर्न के बारे में बताओ, तो ये बताता है हमारे ज़्यादा फीटल एनीमिया के बारे में, जिसमें इस तरीके से क्या कॉमन कॉज रहते हैं इस तरीके से फीटल के, वो आता है हमारा वैसा वायरसम, इस तरीके से आता है हमारा आर एच इनकॉम्पेटेबिलिटी जो आती है, मोस्ट कॉमन कॉज रहता है हमारे फीटल एनीमिया का, तो आर एच इनकॉम्पेटेबिलिटी है इस तरीके से, या ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है, इसको बच्चे को ज़्यादा मिले, इस बच्चे को कम मिला है, इस तरीके से ट्विन से ट्विन में होता है। और वासा प्रीविया इस तरीके से ब्लीडिंग हो गई उसकी, जिसके कारण इस तरीके से ब्लड की कमी हो गई इस तरीके से बच्चे में, उसके कारण वो साइनसोइडल पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इस तरीके से बेस लाइन नहीं होते हैं, इस तरीके से आपको कोई भी एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन नहीं मिलता इस तरीके से, बस वो एक तरीके से आपको साइन वेव का पैटर्न देखने को मिलेगा इस तरीके से। हर एक तरीके से वो बेस लाइन ही मिल रही है आपको। एक्सेलरेशन के लिए मैं बताया था इस जैसे कट ऑफ होनी चाहिए, उसमें 15 का अंतर आना चाहिए इस तरीके से फीटल मूवमेंट तक, तभी हमको तो वो इस तरीके से वेरिएबिलिटी का दिमाग क्रॉस कर रही है इस तरीके से, वो 5 से तो ऊपर जा रही है लेकिन 15 तक नहीं पहुँच रही है इस तरीके से, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो उसके बीच में अटक के यूँ साइन वेव पैटर्न बना रही है, तो उसे क्या कहते हैं, साइनसोइडल वेव पैटर्न कहते हैं इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से आपको कम से कम 2 से 5 आपको एक साइकिल में देखने को मिल जाती है साइन वेव। ये आगे फिर आपको इस तरीके से आप हिसाब लगा सकते हैं सारी चीज़ों का। ये आएगी तो कैटेगरी 1 के बाद 3 आएगी, 2 में क्या करते हैं, 2 में जो इतने क्लासीफाई नहीं किसी में भी, उसको हम डालने का काम करते हैं। ये जो तीसरी चीज़ एक जो मैंने बताना बढ़िया था, देखिए तो कैटेगरी में एक और चीज़ आती है हमारी नॉन रियोश्योर स्टेट आती है, मतलब इस तरीके से आपने रियोश्योर स्टेट नहीं है कोई भी आपकी, ये जिसमें आप कहते हैं रीएक्सेसिटेशन प्रोसेस है, वो आप तरीके से इससे स्टार्ट कर देते हैं इस तरीके से। तो रीएक्सेसिटेशन स्टार्ट कर दिया इस तरीके, मतलब जो मैंने बताया था स्टेज 2 जो होता है मैंने बताया था इस तरीके से कोई प्लासेंटल इंसफिशिएंसी लेट डिस्ट्रीब्यूशन वाला पैटर्न मिल रहा है, जिसमें इस तरीके से आपने क्या मिल रहा है, लेट डीएक्सेलरेशन वाला चीज़ थी, जिसमें क्या मिल रहा था इस तरीके से आपको, मैंने उसका मैनेजमेंट नहीं बताया, तो उसमें क्या मिल रहा था आपको इस तरीके से ब्लड की सप्लाई कम हो जा रही थी। तो आपको क्या करना है इस तरीके से, पहली बात तो आपको सीनियर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा प्रॉपर, ये तो बात है ये हमारी। अब उसका पैटर्न हम बाद में लिखेंगे, इसको प्रॉपर चीज़ है तो थ्योरी में अपने हिसाब से लिख देना उसको पैटर्न बना के। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इस तरीके से रीएक्सेसिटेशन प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसमें एक तरीके से आपको सबसे पहले जो चीज़ करनी है, आपको इस तरीके से ऑक्सीटोसिन की मात्रा जो ऑक्सीटोसिन है वो इस तरीके से बंद करना पड़ेगा, और IV फ्लूइड्स हैं वो देने पड़ेंगे, और ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी मदर के। ये चीज़ें कि आपने रीएक्सेसिटेशन आपने कर दिया, फिर आपको करेंगे पेल्विक एग्जामिनेशन करके, जिसमें क्या आपको रूल आउट करना पड़ेगा कोई एब्रेशन तो नहीं है, प्लासेंटल एब्रेशन तो नहीं है, कोड प्रोलेप्स तो नहीं होगी। इस तरीके से यदि ये चीज़ें तो आपको पूरे जो रीएक्सेसिटेशन प्रोसेस है उसका मतलब ही खत्म हो गया ना इस तरीके से आपके। और या फिर कोई तीसरी चीज़ आपको करनी पड़ेगी रूल आउट, वो करेगा पड़ेगा आपको म्यूकेनियम स्टेट लाइगर, क्योंकि उसके लिए म्यूकेनियम स्टेट लाइगर के केस में आपको म्यूकेनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम है, आपको वो देखने को मिल सकता है तरीके से फीटल बेबी के अंदर।
तो इसके करके म्यूकोनियम एक्सप्रेड कर लिया, आपने वहीं अटक के रह गया, जिसके कारण क्या हो गया, एक तरीके से न्यूमोनाइटिस डेवलप हो गया, या फिर एक तरीके से अपने वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है एक तरीके से उसका ही ब्लॉकेज हो गया एक तरीके से बच्चे के अंदर। तो एक तरीके से फीटल डिस्ट्रेस उस केस में भी तो आ जाएगा ना। जैसे कि आपको म्यूकिन स्टे करने का यूट्राइन कोलेप्स को लोड आउट करना पड़ेगा, ये लोड आउट करना पड़ेगा। बाकी के ज़्यादा ऑक्सीजन देने से काम चल जाता है, क्योंकि तरीके से ऑक्सीजन मिल रही तो हो सकता है ना मदर को भी कम ऑक्सीजन मिल रही हो, तो मदर के टाइप से हम सही चीज़ें रखेंगे और चेक करेंगे कि तरीके से ये सब चीज़ें नहीं है, इसके सारे मैनेजमेंट सेपरेट पढ़ेंगे। इस तरीके से एब्रेप्शन में क्या करेंगे, यूट्राइन एब्रेप्शन में कॉर्ड प्रोलैप्स के नाम पर क्या करेंगे, ये चीज़ तो सेपरेट चीज़ें पढ़ी जाती हैं। ये इसके केस में क्या कर सकते हैं, एक तरीके से यदि म्यूकिन स्ट्रेन लाई करें तो अमाइनो इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, जिसमें एक तरीके से आपको सलाइन इंजेक्ट करते हैं जैसे यूट्रस के अंदर, जो कि क्या करता है एक तरीके से जो है एक तरीके से सारे थिक जो है म्यूकोनियम को वो निकालने का काम करता है एक तरीके से मदर के अंदर। इधर सलाइन इन्फ्यूजन सारे म्यूकोनियम बाहर आ गए डिस्चार्ज के रूप में। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे सिस्टम था जो एक तरीके से खत्म हो गया चैप्टर फीटल मॉनिटरिंग। ठीक है।